हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ। तो एक सवाल करते हैं। सवाल है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन जो है उसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है। इस पे एक वेज रखा हुआ है इस तरह का, और इसका सरफेस जो इंक्लाइन प्लेन का स्मूथ दिया हुआ है। ठीक है, और इस तरह का वेज रखा हुआ है इस पे। इसका मास दिया हुआ है कैपिटल M, और इसके अंदर एक और जो है वेज फंसाया हुआ है। सारा सरफेस स्मूथ है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक रस्सी से, ठीक है, यहाँ पर एक पुल्ली लटकाया हुआ है और इसे ऐसे बांधा गया है, ठीक है ना। और इसका मास दिया हुआ है M। अब होता क्या है कि ये जो ब्लॉक है, ये वाला कैपिटल M, इस ब्लॉक को मान लेते हैं B, मान लो इसको मान लो A। अब B ब्लॉक जो है वो मान लो कि इस इंक्लाइन प्लेन पे A एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, और जब A नीचे गिरेगा तो A वाला ब्लॉक जब इधर आएगा, इधर, तो A वाला जो ब्लॉक है M स्मॉल M, वो जाएगा ऊपर जाएगा। मान लो उसके पास किसी न किसी एक्सेलरेशन B है। ये जो B एक्सेलरेशन है इस स्मॉल M ब्लॉक के पास, वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन है। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। इस वेज के रिस्पेक्ट में है B। ये जो वेज रखा हुआ है कैपिटल B जो है ना, A का जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ B, वो किसके रिस्पेक्ट में है, ये कैपिटल M के रिस्पेक्ट में है। तो वही सवाल है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A एंड ब्लॉक B, ठीक है, ये सवाल है। तो देखो, इस सवाल को हम चाहेंगे तो पूरी तरह से, जो जैसे पिछले वीडियो में हम जो है बताए थे, तो ऐसे भी जो है इस सवाल को पूरा अच्छी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाएंगे, किस तरह से न्यूटन्स लॉ लगाना है, सारा इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो हम जो है ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे तुम लोग कर सकते हो। हम जो है इसको न्यूटन्स लॉ लगाना तो हम पिछले वीडियो में सिखा ही दिए हैं। इस सवाल को जो है बिना ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। हम उसी इक्वेशन को यहाँ पर लाएंगे जो इक्वेशन हमारे लिए बेनिफिट हो, मतलब स्मॉल a और स्मॉल b के एक्सेलरेशन निकालना जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, वही इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आराम से समझिएगा। यहाँ पर हम बनाते हैं फिर से इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, और यहाँ पर हमारा वेज है, ठीक है, और वेज है हमारा। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर थीटा है। इस कैपिटल M ब्लॉक, ये जो B ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक है, इस B ब्लॉक का मास कैपिटल M है, तो इस पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन जो है अप्लाई करेगा, ये जो इंक्लाइन प्लेन का सरफेस है उस पर ऊपर, तो वही नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा नीचे, वो इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह इस कैपिटल M पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, mg लगेगा नीचे की तरफ, तो ऐसे mg लगेगा नीचे की तरफ, कैपिटल mg। उसी तरह इस स्मॉल m के पास भी वही स्मॉल m जो है, इस स्मॉल m के पास भी वही ग्रेविटी का फोर्स जो है नीचे की तरफ रहेगा mg, ऐसे।
स्मॉल एम जी, ठीक है। उसी तरह ए वाला जो सरफेस है इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर अप्लाई करेगा, तो ए वाला सरफेस है, ये जो ब्लॉक ए का सरफेस इस पर इसकी तरफ नॉर्मल अप्लाई करेगा। उसी तरह ए वाला सरफेस जो है इधर नॉर्मल अप्लाई करेगा, तो ए वाला सरफेस ऐसे एक दूसरे को नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसा जो है इक्वेशन इस डायरेक्शन में जो है हम न्यूटन्स लॉ यूज करेंगे, जिस डायरेक्शन में ये नॉर्मल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स आए नहीं, ठीक है ना, उस डायरेक्शन में ये न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम इस डायरेक्शन में बात करते हैं, यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, पुली नहीं लगा है, पुली लगा हुआ है यहाँ पर ऐसे, तो इस पुली के अंदर टेंशन आएगा T। उसी तरह ये जो रस्सी है पुली को अपनी तरफ खींचेगा T से। उसी तरह इस ब्लॉक को जो है रस्सी अपनी तरफ खींचेगा T से, और ये रस्सी जो है पुली को अपनी तरफ खींचेगा T से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम जो है इसके पास एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ की नाम B। दिस एक्सेलरेशन ऑफ A इज नॉट with respect to ground. Acceleration of block A is with respect to this wedge B. तो यहाँ पर ये जो B A का एक्सेलरेशन है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, इस वेज B के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ B, और B जो है खुद A एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो इससे इधर की तरफ एक्सेलरेशन भी होगा A के पास। A ब्लॉक जो है इसके पास भी एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, नेट एक्सेलरेशन जो है B और A का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम बताने वाले हैं कि यहाँ पे इसको कोई काम नहीं, ठीक है। चलो अब हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पर इस mg पे mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, इधर की तरफ mg sin थीटा, स्मॉल mg है, स्मॉल। उसी तरह इस कैपिटल M के इधर की तरफ आएगा कैपिटल mg cos थीटा, उस तरह इधर की तरफ आएगा mg sin थीटा, कैपिटल mg sin थीटा, ठीक है। ये तो सबको पता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा mg cos थीटा, मतलब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा होता है और हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन के अलोंग mg sin थीटा आता है। अब हम ऐसे जो है इस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में ये नॉर्मल फोर्स और ये सब नहीं है, तो सोचते हैं कैसे लगाएं। ध्यान से देखो, ध्यान से समझना है यहाँ पे। अगर हम इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अगर लगाएं हम स्मॉल m, इसका जो मास है स्मॉल m है, तो स्मॉल m और कैपिटल M दोनों पर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अगर न्यूटन्स लॉ लगाएं हम, ठीक है ना, अलोंग न्यूटन्स लॉ। तो एक बात बताओ, न्यूटन्स लॉ अलोंग अगर हम लगाएंगे तो ए अलोंग में नॉर्मल फोर्स ए वाला जो है रहा है, ब्लॉक बी जो है ए पे इधर अप्लाई कर रहा है और ए जो है बी पर अप्लाई कर रहा है, उसी तरह ए इधर बी पर, बी ए पे, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, एम और कैपिटल एम दोनों पर लगाएंगे तो हम न्यूटन्स लॉ यूज करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ अलोंग इंक्लाइन प्लेन ऑन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम दोनों पर, ठीक है, ठीक है ना। अगर स्मॉल एम पे यूज करेंगे तो एक नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एम वाला आ जाएगा, इसलिए हम दोनों पर यूज कर लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना। अच्छा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन यूज किए, तो बताओ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो है इस के पास एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा है, तो एक है mg sin थीटा, फिर है कैपिटल mg sin थीटा, और इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, टेंशन है इधर, तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्मॉल mg sin थीटा प्लस कैपिटल mg sin थीटा और माइनस टी, इधर है माइनस टी, देखो इस डायरेक्शन में माइनस टी, और अलोंग इंक्लाइन प्लेन लगा रहे थे, ये टी है। अच्छा, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो स्मॉल m का एक्सेलरेशन प्लस कैपिटल M का एक्सेलरेशन। बताओ स्मॉल m का एक्सेलरेशन कितना है, स्मॉल m का एक्सेलरेशन कितना है,
तो स्मॉल m का एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में मतलब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए है। देखो ए है एक्सेलरेशन इधर की तरफ, देखो ए है तो लिख देंगे ए, और प्लस कैपिटल ए भी ए से जा रहा है, देखो कैपिटल एम का भी एक्सेलरेशन ए है। अच्छा बी जो है, बी का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं आएगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर इक्वेशन आ गया मेरे पास फर्स्ट, ठीक है। अच्छा दूसरा इक्वेशन, दो गो यहाँ पे टी और ए वेरिएबल है तो दो गो इक्वेशन चाहिए हमको, एक और इक्वेशन चाहिए। तो एक और इक्वेशन कहाँ से आएगा समझो, एक और इक्वेशन आएगा हमारा, देखो अगला इक्वेशन अगर हम यूज करें दिमाग लगाकर कि एक बात बताओ कि हम चाहते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ये सब नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ किस पे यूज कर रहे हैं, इस स्मॉल एम पे यूज कर रहे हैं, ये स्मॉल ए के ब्लॉक पे, न्यूटन्स लॉ, वो भी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। अगर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन स्मॉल एम पे यूज करेंगे तो एम जी कॉस थीटा सिर्फ नीचे है, एम जी कॉस थीटा, टेंशन ऊपर की तरफ है टी, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है बी। कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन स्मॉल एम पे, लेकिन हाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है फोर्स, मतलब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है स्मॉल एम पे, स्मॉल बी कैपिटल बी जो है इस पे फोर्स लगाया इधर नॉर्मल फोर्स, और वो भी इस साइड नॉर्मल फोर्स लगाया है, तो इसलिए जो है यहाँ पे इस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो है फोर्स है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम जी कॉस थीटा है, और ऊपर की तरफ टेंशन है और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो लगाते हैं, तो अगला है न्यूटन्स लॉ ऑन स्मॉल एम परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है हम यूज कर रहे हैं। तो बताओ ऊपर की तरफ फोर्स है टी, नीचे की तरफ है एम जी कॉस थीटा, अब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है बी, तो हो जाएगा टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन मान लो सेकेंड। अब यहाँ पे तीन को इक्वेशन हो गया, एक बी हो गया, एक टी हो गया, तीन को वेरिएबल है यहाँ पे, एक तीन वेरिएबल तो तीन इक्वेशन चाहिए। अगला इक्वेशन कहाँ से आएगा, अगला इक्वेशन जो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से आएगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कैसे यूज करेंगे अभी समझ में आएगा। देखो मान लेते हैं कि ए वाला लेंथ L1 है और ए वाला लेंथ L2 है, ए वाला लेंथ L1 है और क्या है L2। हमको पता है कि L1 प्लस L2 जो है पूरा स्ट्रिंग का लेंथ है, L1 प्लस L2 वो कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ जो है चेंज तो नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा। अच्छा इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो L1 का डैश प्लस L2 का डैश बराबर क्या 0 होगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो L1 डबल डैश प्लस L2 डबल डैश बराबर क्या होगा 0। ये L1 डबल डैश और L2 डबल डैश एक्सेलरेशन है, ठीक है एक्सेलरेशन। अच्छा L1 डबल डैश और L2 डबल डैश है क्या, ये समझाते हैं, ध्यान समझना। देखो ये जो पुली है, ये पूरा ब्लॉक जो है वो ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ आ रहा है, तो पुली भी जो है एक एक्सटर्नल पुली का पार्ट मान सकते हो, पुली जो है किसका पार्ट मान सकते हैं कैपिटल एम का। तो ए भी पुली भी जो है ए एक्सेलरेशन से इधर आएगा, और जब ए एक्सेलरेशन से इधर आएगा तो L2 तो बढ़ेगा, ए एक्सेलरेशन से जब इधर आएगा तो L2 लेंथ जो है L2 बढ़ेगा, लेकिन ए वाला जब ब्लॉक इधर आएगा तो ए स्मॉल एम कहाँ जाएगा ऊपर, स्मॉल एम ऊपर जाएगा तो L1 घटेगा, तो L1 घटने की जो रेट है वही एक्सेलरेशन हमारा क्या है b, और L2 के बढ़ने की रेट क्या है हमारा a। इसका मतलब है कि L1 के बढ़ने की रेट जो है वो हमारा घटने की रेट है माइनस बी, प्लस L2 के बढ़ने की रेट है क्या प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो a बराबर b। इक्वेशन थर्ड, तीन को इक्वेशन है, तीन तो वेरिएबल है, तीनों को क्या करना है सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे माइनस टी है और यहाँ पर प्लस टी है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड को, तो क्या होगा देखो माइनस टी और प्लस टी क्या होगा कैंसिल होगा, ये माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, ये स्मॉल एम जी साइन थीटा प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा और माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम ए प्लस एम बी होगा ना। अच्छा जोड़ते हैं, एम जी साइन थीटा प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा, और फिर क्या होगा माइनस टी और प्लस टी तो कैंसिल हो गया, माइनस एम जी कॉस थीटा और माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर 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 एम ए स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल एम ए प्लस एम बी प्लस स्मॉल एम ए प्लस
कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम बी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ए बराबर बी भी हम यूज कर सकते हैं, देखो ये वाला, तो ए बराबर बी जो है यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, ए बराबर बी जो है वो क्यों नहीं यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा माइनस स्मॉल जी कॉस थीटा बराबर यहाँ पे हो गया स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए, बी की जगह पे ए डाल दिए। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, जी साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो जी साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बनेगा यहाँ पे स्मॉल एम प्लस यहाँ कैपिटल एम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा है तो साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा कॉट थीटा, एम कॉट थीटा बराबर इसमें एम ए और एम ए टू एम और प्लस कैपिटल एम, और इस ए कॉमन ले लिए, वो ए निकालना था तो ए बराबर आ गया कितना, जी साइन थीटा इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम कॉट थीटा बाई 2m प्लस कैपिटल एम, ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है ना। किसका एक्सेलरेशन, ऑफकोर्स एक्सेलरेशन आया हमारा कैपिटल बी का, ठीक है ना, ई का, इसका आया बड़ा वेज जो था कैपिटल एम मास का उसका। उसी तरह हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए का एक्सेलरेशन जो है उसी तरह बी का एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है बी भी उतना ही आएगा, कितना, जी साइन थीटा इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम कॉट थीटा बाई 2m प्लस कैपिटल एम, ठीक है। ये आ गया हमारा बी का एक्सेलरेशन। अब ये जो बी है वो किसका एक्सेलरेशन है, ये बी जो है वो किसका एक्सेलरेशन है, तो ये जो बी जो है ये एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल ए है विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में है, याद रखना, बी के रिस्पेक्ट में, हमको तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो बताओ कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो अगर हमको एक्सेलरेशन ऑफ बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के साथ हम एक्सेलरेशन ऑफ जोड़ देंगे, ये हमारा दिया हुआ है सवाल में बी, अभी कितना दिया है ए, ये दोनों जोड़ दो, दोनों जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारा, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा देखो बी जो है वो ऊपर है परपेंडिकुलर, अब ए ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसे जोड़ सकते हो, समझ गया ना, ऐसे जोड़ सकते हो, लेकिन जोड़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे, तो थोड़ा सा लगा ही लेते हैं दिमाग। देखो यहाँ पर अगर हमको बी का एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये हमारा ब्लॉक बी है, ठीक है ना, हमारा ब्लॉक बी है, तो ब्लॉक बी है ऐसे, यहाँ पर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है, बी है, और इधर की तरफ कितना है, ए है। अच्छा, और अगर हम ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ऐसे एक और वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो ए वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा, तो ए का ई कॉम्पोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, और ए का ई कॉम्पोनेंट आएगा ए साइन थीटा। उसी तरह बी का ये भी वर्टिकल के साथ एंगल बनेगा थीटा, तो होगा बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा, और बी का ई कॉम्पोनेंट आएगा बी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी जो होगा वो हो जाएगा कितना, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, किधर, माइनस आई कैप, दोनों इधर है, और प्लस एक बी कॉस थीटा ऊपर है और ए साइन थीटा नीचे है, तो बी कॉस थीटा और प्लस बी कॉस थीटा और माइनस ए साइन थीटा, यही हो जाएगा हमारा जे कैप। अब ए और बी दोनों निकाल चुके हैं, इसमें पुट कर दो, हमारा बी का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा स्यूडो फोर्स, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या है,
स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स में P जो है साइलेंट रहता है। चलिए स्यूडो फोर्स, तो स्यूडो फोर्स क्या है समझते हैं। स्यूडो फोर्स जो है ये जो है एक तरह का फोर्स नहीं है, किसी तरह का फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है, इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज नॉट ए फोर्स, ठीक है ना, ये फोर्स नहीं है। तो क्या है, एक मैथमेटिकल टर्म है, इट इज ए मैथमेटिकल टर्म, मैथमेटिकल टर्म। ये मैथमेटिकल टर्म जो है ये क्या बताता है कि न्यूटन्स लॉ जो था, न्यूटन्स लॉ ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पे वैलिड नहीं होता है। न्यूटन्स लॉ हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि न्यूटन्स लॉ इज ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे देखिए, हेडिंग लगाओ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस जहां से ऑब्जर्वर जो है किसी मोशन को एनालाइज करता हो, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होता है जिसमें ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन होता है, जिसमें ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना, वो जीरो होता है। मतलब इट इज टाइप ऑफ, इट इज टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ reference, in which observer is non-accelerating, non-accelerating का मतलब कि एक्सेलरेशन कितना हो उसका, जीरो हो। एक्सेलरेशन जीरो हो मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एग्जांपल में हम अर्थ को जो है, अर्थ को हम मानते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तुम लोग बोलोगे सर अर्थ तो घूम रहा है अपने एक्सिस पे, तो उसको एक्सेलरेशन है उसके पास। तो देखो अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो काफ़ी कम होता है, वेरी स्मॉल, ठीक है ना। और काफ़ी कम होने की वजह से जो है हम इसको इनर्शियल मान सकते हैं, मैंने वेलोसिटी उसका कांस्टेंट मान सकते हैं, एक्सेलरेशन जीरो मान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें ऑब्जर्वर जो होता है वो नॉन एक्सेलरेटिंग होता है। मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग का मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी क्या होता है उसका कांस्टेंट होता है। और इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जो था वो हमारा न्यूटन्स लॉ क्या था, वैलिड था। तो न्यूटन्स लॉ इज वैलिड, न्यूटन्स लॉ क्या है यहाँ पे, वैलिड है। न्यूटन्स लॉ इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब न्यूटन्स लॉ जो है बढ़िया तरीके से जो है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो एक्सेलरेटेड होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, एक्सेलरेटेड। तो इट इज टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटेड, ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटेड का मतलब कि उसके पास एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो। एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो मतलब क्या, एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो मतलब वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं हो, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो तो वेलोसिटी क्या कर रहा हो, वेरी कर रहा हो। वेलोसिटी जो है उसका वेरिएबल हो ऑब्जर्वर का, यानी वेलोसिटी वेरिएबल हो, वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, तो इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और इस केस में जो होगा, इस केस में न्यूटन्स लॉ जो है हमारा वैलिड नहीं होगा। न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा हमारा, ठीक है ना। अच्छा, कैसे, एक एग्जांपल समझाते हैं, सब जो अभी समझाते हैं।
जैसे मान लो कि यहाँ पर एक सेलिंग है और इस सीलिंग के साथ एक रस्सी से एक m मास का ब्लॉक लटका दिया गया है और इस m मास का जो ब्लॉक है उसका मास दिया है 20 kg। ठीक है, अच्छा, और इसका जो ब्रेकिंग टेंशन है, ब्रेकिंग टेंशन वो हमारा 250 न्यूटन है। कितना है? 250 न्यूटन। ब्रेकिंग टेंशन कितना है इसका? ब्रेकिंग टेंशन है 250 न्यूटन। मैंने 250 न्यूटन अगर इस पे अगर वेट रह गया तो टूट जाएगा ये रस्सी। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, वो जो है उसके अनुसार जो है इस रस्सी में टेंशन कितना होना चाहिए ये हमको बताओ। ठीक है, अभी रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे। तो बता देंगे, आराम से समझो। पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे ही 20 kg का ब्लॉक पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो 20 kg का ब्लॉक आना जाएगा नीचे, ग्रेविटी का फोर्स 20 g से। जैसे ही ब्लॉक नीचे आएगा तो रस्सी तन जाएगा और उसको किसी न किसी टेंशन से ऊपर की तरफ पुल करेगा। क्या करेगा? ऊपर की तरफ पुल, ये रस्सी। और वो जो रस्सी ऊपर की तरफ पुल किया उसका वैल्यू जो है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये जो है इक्विलिब्रियम पे है, न ब्लॉक नीचे जा रहा है ना रस्सी ऊपर जा रहा है। तो टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 20 g। टी इक्वल टू 20 g मतलब टी इक्वल टू 220 गुने 10 बराबर 200 न्यूटन। जी का वैल्यू 10 रख लिए, 200 न्यूटन। मतलब इस रस्सी के अंदर 200 न्यूटन का टेंशन है और है ब्रेकिंग टेंशन कितना? 250 न्यूटन। मतलब ये रस्सी जो है टूटेगा नहीं। किसके रिस्पेक्ट में? इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ समझो। अब क्या हुआ कि ये ऑब्जर्वर जो था वो कैसा था? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन इसका जीरो है, रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार हम दिखाते हैं इसको। ठीक है ना? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहीं पर वही हमारा सीलिंग है और यहाँ पर उस रस्सी के द्वारा जो है एक ब्लॉक लटकाया गया, वही ब्लॉक है 20 kg का। अब क्या हुआ कि एक छत है और एक छत से लड़का जो है कूद गया। एक छत से लड़का क्या हो गया? कूद गया ऐसे। ठीक है, अब छत से लड़का कूद गया और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इस लड़का का एक्सेलरेशन, तो एक ऐसा ऑब्जर्वर हुआ। ये ऑब्जर्वर जो है, ये ऑब्जर्वर वो कैसा हुआ? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। अब बताओ, अभी गिरते हुए सोचा कि कुछ फिजिक्स लगाते हैं, फिजिक्स सीख लेते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या करता है कि इस पे न्यूटन तो लगाता है। ठीक है, तो इस पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ कितना? 20 g और टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ टी। और ये जो लड़का जो है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से नीचे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से नीचे तरफ आ रहा है, तो ये ब्लॉक जो है उसको लगेगा कि कहाँ जा रहा है? ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने जी से जब ये नीचे आएगा तो इसको लगेगा कि जी से क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है, कैसे? अरे इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या करेंगे? हम इस ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाके इसके एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ देंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक जो है लगेगा कि ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अच्छा, अब इस पे न्यूटन्स लॉ लगाओ। अब जैसे ही न्यूटन्स लॉ हम इस पे लगाए, न्यूटन्स लॉ, तो ऊपर की तरफ टेंशन माइनस नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स 20 g बराबर ऊपर की तरफ 20 इंटू ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन g। ठीक है, तो t माइनस 200 गुने g का वैल्यू 10 बराबर 20 इंटू जी का वैल्यू 10। तो 20 यहाँ 200 200 400, तो टेंशन आ गया कितना? 400। टेंशन आ गया कितना? 400। टेंशन आ गया कितना? 400। अब इस आदमी के अनुसार जो है इसका ब्रेकिंग टेंशन कितना था? ब्रेकिंग टेंशन तो था 250 न्यूटन। तो इस आदमी के अनुसार जो है ये तो रस्सी टूट जाना चाहिए। बताओ, इस ऑब्जर्वर के अनुसार जो है ये जो है रस्सी तो टूट जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेकिंग टेंशन तो 250 न्यूटन है और टेंशन आ गया 400 न्यूटन, तो ब्लॉक टूट के गिर जाना चाहिए। लेकिन टूट के तो गिरेगा नहीं। कैसे गिर जाएगा? तो कहीं पर जरूर जो है यहाँ पर ये लड़का जो है न्यूटन लॉ लगाने में यहाँ पे गलत कर दिया। इस लड़का की गलती नहीं है, गलती है न्यूटन्स का, क्योंकि न्यूटन्स ने जो है ये अपने लॉ को सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड किया। ठीक है ना?
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है उनका लॉ जो है सिर्फ वैलिड है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन को जज करें उस पर न्यूटन्स लॉ लगाएं तो वहां पे न्यूटन्स लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उस न्यूटन्स लॉ को फेल होने से बचाने के लिए एक जुगाड़ करते हैं, एक मैथमेटिकल टर्म जोड़ते हैं, और वही मैथमेटिकल टर्म जो था वो क्या कहलाता है, एक स्यूडो फोर्स कहलाता है। तो एक जो है एक तरह का यह जो है इट इज़ नॉट ए फोर्स, एक फोर्स नहीं है, ये क्या है, एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। ये जो है एक जाली फोर्स है, झूठा फोर्स है, ठीक है, जाली फोर्स, ठीक है ना। स्यूडो का मतलब वही जाली फोर्स, समझ में आया ना। चलो, तो है क्या ये, तो समझाते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो स्यूडो फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स एक फोर्स नहीं है, ये जो स्यूडो फोर्स है वो होता है माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन, और किसका, ऑब्जर्वर का, ठीक है, माइनस एम इंटू मास, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये है क्या, देखो, ये है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हमारा स्यूडो फोर्स है। इस फोर्स के लगाने से होता क्या है कि वो न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाता है किसमें, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो ये जो फोर्स है एक कोई फोर्स नहीं है, एक मैथमेटिकल जुगाड़ है, इसको जुगाड़ बोल सकते हैं, समझ में आया ना। और इस जुगाड़ के लगाने से जो है न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाता है किसमें, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी, ठीक है ना। तो इसका यूज हमेशा याद रखना कि यूज, इट इज यूज्ड ओनली फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इस जाली जुगाड़ जो हो गया, जाली फोर्स का जो यूज है, स्यूडो फोर्स का यूज, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए करना है, ठीक है ना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए तो अपने से ही न्यूटन्स लॉ वैलिड था, वहां पे नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन जो होगा, इसका फोर्स जो है डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन जो है उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के साथ उल्टा करके जोड़ देंगे, ठीक है। तब जो है यहाँ पे हमारा न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाएगा। हमेशा जो है ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा हमारा स्यूडो फोर्स, समझ में आया। चलो, तो अब जो है थोड़ा देखते हैं लगा के कि इसके नॉन इनर्शियल फ्रेम में इस स्यूडो फोर्स को लगा के कि क्या सही आता है कि नहीं, ठीक है ना। चलो, तो देखो, वही हमारा एग्जाम्पल था कि यहाँ पर इसके साथ एक 20 kg का ब्लॉक लटका हुआ था, ठीक है, 20 kg का ब्लॉक था। अब यहाँ पर था ऑब्जर्वर और यहाँ पर वो गिर रहा था, कितना के एक्सेलरेशन से, नीचे की तरफ, a इक्वल टू जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिर रहा था। तो होगा क्या, समझो, इस ऑब्जर्वर का, ये ऑब्जर्वर है हमारा, ये ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, ये तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो इस 20 kg के ब्लॉक पर ऊपर की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स, और उस स्यूडो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मास कितना, 20 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना है, 10 ऊपर की तरफ। अब जो है न्यूटन लॉ लगा हुआ यहाँ पे, ऊपर की तरफ टेंशन T, इस पे ग्रेविटी का फोर्स 20G, और जब ये ऑब्जर्वर नीचे की तरफ गिरेगा तो ये ब्लॉक 20 kg का जो है लगेगा ऊपर की तरफ जा रहा है कितना से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है ना, G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब न्यूटन लॉ लगाओ, तो ऊपर की तरफ टेंशन प्लस ऊपर की तरफ स्यूडो फोर्स माइनस नीचे की तरफ 20G इक्वल टू मास है 20, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 10। तो T प्लस स्यूडो फोर्स हो गया 20 दहान 200, और माइनस 20 इंटू डी का वैल्यू 10 बराबर 200। बताओ कि ये वाला कैंसिल हो गया, और T इक्वल टू कितना हो गया, 200 न्यूटन। बताओ, T इक्वल टू 200 न्यूटन आ गया, 200 न्यूटन आना भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है हम स्यूडो फोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इस m मास के ब्लॉक पर लगा दिए। इससे क्या हो गया कि हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम पर के कारण ये जो ऑब्जर्वर है नॉन इनर्शियल है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो है 0 नहीं है। तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से के कारण भी जो है इसका जो है वैलिड हो गया हमारा न्यूटन्स लॉ, समझ में आया ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम स्यूडो फोर्स का यूज करते हैं। वो एक तरह का कोई तरह का फोर्स नहीं है, ठीक है ना, वो एक मैथमेटिकल जुगाड़ है, मैथमेटिकल एक ऐसा टर्म है जिसका यूज करके जो है हम
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी जो है हम न्यूटन्स लॉ वैलिड कर लेते हैं। समझ में आया? चलो तो एक सवाल करते हैं, आसान सवाल करते हैं, ठीक है। देखो सवाल है कि एक लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट है और यहाँ पर 10 kg का ब्लॉक है और ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर 3 जो है हम लोग ऑब्जर्वर दे रहे हैं। एक ऑब्जर्वर यहाँ पर O1, एक ऑब्जर्वर यहाँ पर, इसका नाम O2 और एक ऑब्जर्वर O3 और ये O3 का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर 1 जो है रेस्ट पे है। सवाल है कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन applied by lift on block 20 kg। मतलब लिफ्ट जो है, लिफ्ट का सरफेस उस ब्लॉक के सरफेस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, ये हमको फाइंड करना है। तो बताते हैं। देखो हम बनाने के लिए जो है हम तीनों ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है, तीनों ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो चलो सबसे पहले ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में बताओ कि विथ रिस्पेक्ट टू पहला सवाल ऑब्जर्वर 1, तीनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। चलो ऑब्जर्वर 1 जो है वो कैसा हुआ, वो हो गया हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि रेस्ट पे है तो स्लैश 0 है। अच्छा अब यहाँ पे लिफ्ट का सरफेस है और यहाँ ब्लॉक का सरफेस है। अब ध्यान से देखो कि 20 kg के ब्लॉक पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा 20 × g नीचे की तरफ। जैसे ही ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो ये जो लिफ्ट का सरफेस है ऊपर की तरफ पुश करेगा किसी ना किसी फोर्स, नॉर्मल फोर्स n से, ठीक है। अच्छा ये ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो बताओ कि ये जो ब्लॉक जो है उसके पास ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा। तो ऊपर के फोर्स है n माइनस नीचे की तरफ है 20 g बराबर मास से ऊपर की तरफ 20 ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 2। तो n माइनस 20 गुने g का वैल्यू 10 बराबर 400। तो n इक्वल टू हो गया 600 न्यूटन। कितना हो गया 600 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा 600 न्यूटन। यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्यूडो फोर्स जोड़ने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे न्यूटन्स लॉ आराम से वैलिड था। क्लियर हुआ कि नहीं। चलो अब बात करते हैं ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में आराम से समझना। ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ऑब्जर्वर 2 जो है, यहाँ पे लिफ्ट का सरफेस है, ऑब्जर्वर 2 यहीं पर है। ऑब्जर्वर 2 इसके पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है कितना 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पर ये ब्लॉक जो है यहाँ पे इस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा ऊपर की तरफ और ग्रेविटी का फोर्स लगेगा 20 g नीचे की तरफ। अब बताओ कि यहाँ पे O2 ऑब्जर्वर जो है, O2 ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 कर रहे हैं और ये दूसरा मेथड है ना, ये ऑब्जर्वर 2 जो है वो क्या है, हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन 0 नहीं है और एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स किस पे, इस m ब्लॉक पे 20 kg के ब्लॉक पे किधर, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स और उसका वैल्यू होगा मास है ब्लॉक का 20 इंटू ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना 20, ठीक है। अच्छा अब बताओ कि ये ब्लॉक भी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है कितना से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और ऑब्जर्वर भी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो बताओ कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी भी प्रकार के 20 kg के ब्लॉक जो है वो भी जा रहा है ऊपर, ये भी जा रहा है ऊपर, तो ये ब्लॉक जो है किस में नजर आएगा, इक्विलिब्रियम में नजर आएगा, इक्विलिब्रियम में नजर आएगा। ये भी जा रहा है ऊपर, वो भी जा रहा है ऊपर, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो इस केस में क्या होगा कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स है 20 g प्लस 20 × 20
तो बताओ कि n इक्वल टू 20 इंटू जी का वैल्यू 10 प्लस 400 400 200 600, अभी भी 600 न्यूटन आया। क्लियर हुआ? 600 न्यूटन है। अच्छा, अब बात आता है ऑब्जर्वर 3 के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर 3 के रिस्पेक्ट में भी देख लेते हैं, ध्यान से समझना। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 3, तीसरा ना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 3। ऑब्जर्वर 3 के रिस्पेक्ट में अगर देखना चाहते हैं तो बताओ कि यहाँ पे एक सरफेस है हमारा, लिफ्ट है, और यहाँ पर ब्लॉक है एम मास का, सॉरी 20 kg का। इस पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा 20 जी नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा लिफ्ट ऊपर की तरफ एन। और यहाँ पर ऑब्जर्वर 3 जो है वो ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है, कितना के एक्सेलरेशन से? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। और इस ब्लॉक के पास खुद ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है कितना, कितना है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि जैसे ही ऑब्जर्वर जो है वो नीचे है, मतलब ये ऑब्जर्वर कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण क्या होता है? स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है। स्यूडो फोर्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे? 20 kg के ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, किसके? अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर के। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन नीचे है, तो इस ब्लॉक पे लगाएंगे ऊपर की तरफ फोर्स, स्यूडो फोर्स, और उसका वैल्यू होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है 20 इंटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर जी 10, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है 10, तो यहाँ पे मास इंटू ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 10। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब ए जो है ए नीचे गिरेगा ऑब्जर्वर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ब्लॉक जो है उसको कैसे नजर आएगा? ब्लॉक जो है उसको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नजर नहीं आएगा, उसको 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नजर आएगा। कैसे? तो ऑब्जर्व एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो है, अगर देखना चाहते हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे कि ऑब्जर्वर को ला देंगे रेस्ट पे, और ब्लॉक के उल्टा करके जोड़ देंगे एक्सेलरेशन को। तो ऑब्जर्वर को लाएंगे रेस्ट पे, तो कीमत चुकाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ब्लॉक के एक्सेलरेशन में उल्टा करके जोड़ देंगे ऊपर की तरफ, तो कितना होगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ कितना? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जाते हुए नजर आएगा, ना कि 20 से। समझ में आया? 20 से नहीं। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब लगाओ हमारा न्यूटन्स लॉ। अब न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स है कितना? ऊपर की तरफ है फोर्स है एन प्लस कितना? स्यूडो फोर्स, और नीचे की तरफ है 20 जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 20 इंटू एक्सेलरेशन है कितना? ऊपर की तरफ 30। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बताओ कि एन इज प्लस एफ एस। एफ एस इज 20 इंटू 20 है, माइनस 20 इंटू जी का वैल्यू 20 बराबर 3 दूना 600। ई वाला कट गया और नॉर्मल रिएक्शन आ गया कितना? 600 न्यूटन। 600 न्यूटन आना भी चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 3 तीनों के रिस्पेक्ट में जो है हम एक्सेलरेशन निकाल लिए। ठीक है। चलो, हम इससे सीख चुके हैं कि कैसे जो है स्यूडो फोर्स हम लगाते हैं। ठीक है। एक और सवाल, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, और सरफेस हमारा क्या है? ऐसे, और यहाँ पर ब्लॉक है हमारा ऐसे, और यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है तरीके से, और ये ब्लॉक ए है, वे ब्लॉक बी है इसका। ठीक है ना। चलो, अब सवाल है कि ब्लॉक ए को एक्सेलरेशन कितना दिया जाए? ये सरफेस हमारा स्मूथ है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। इस ब्लॉक ए के पास कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि ब्लॉक बी जो है वो ए पर जो है स्लिप ना करे? ठीक है ना, वहीं की वहीं रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे। तो सवाल है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए so that block B does not
स्लीप ओवर ऑन ब्लॉक ए, ब्लॉक ए पर जो है वो स्लीप ना करे, इसके लिए ए का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ये हमको बताना है। ठीक है, अभी सरफेस प्लेन है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा बन गया है, सीधा कर लेना अपना कॉपी में, ठीक है ना, ऐसे सीधा सरफेस है। चलो तो बनाते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले जो है एक बात बताओ कि इसको हम 2 मेथड से बनाते हैं। देखो, एक मेथड यहाँ पे एक ऑब्जर्वर रख लेते हैं, ग्राउंड फ्रेम से बनाते हैं। अब एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाते हैं। ठीक है, चलो तो पहले हम इनर्शियल फ्रेम से बनाते हैं, इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है ना, इनर्शियल फ्रेम से। देखो यहां पर हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन है, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल नहीं दिया है, थीटा लिख लो, इंक्लाइन प्लेन का एंगल हमारा थीटा दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। चलो ध्यान से समझना, ये एंगल हमारा कितना दिया है, थीटा। अब यहां पर इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि इसका ब्लॉक का मास m है, ठीक है, स्मॉल m। तो इस पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा किधर, ऐसे, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे, सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऐसे, वही नॉर्मल रिएक्शन इधर अप्लाई करेगा, इस पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg नीचे। अब बताओ कि इसके पास हम एक्सेलरेशन है कितना, a मान लो दिए, यही है फाइंड करना है। तो अगर ये ब्लॉक a का एक्सेलरेशन इधर की तरफ a हुआ, ये ब्लॉक b है, और अगर एक्सेलरेशन a हुआ, और अगर इसके पास कौन, ब्लॉक b के पास, ब्लॉक b के पास a के रिस्पेक्ट में किसी भी प्रकार का रिलेटिव एक्सेलरेशन आया, अगर ब्लॉक b के पास a के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन आया, तो ब्लॉक b जो है स्लिप कर जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसलिए ब्लॉक बी के पास ए के रिस्पेक्ट में किसी भी प्रकार का रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो। इसको लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए तो ए दिया हुआ है, कितना दिया, ए बराबर जीरो, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होना चाहिए, ए, मतलब बी के पास भी एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए होना चाहिए, तभी ना रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। अब ध्यान से देखो, न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। तो अगर यहाँ पर न्यूटन्स लॉ लगाएं तो ए थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। एन का ही कॉम्पोनेंट होगा एन कॉस थीटा, और एन का ही कॉम्पोनेंट होगा एन साइन थीटा, इधर एन साइन थीटा। अब बताओ कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएं, ये सारा कहानी कहाँ से देख रहे हैं हम, ये ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, ग्राउंड से मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो बताओ कि ऊपर का फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लगाएंगे तो ऊपर का फोर्स बराबर क्या होना चाहिए, नीचे का फोर्स, क्योंकि स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, स्लिप नहीं करना चाहिए। इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट। फिर उसी तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जो है एन साइन थीटा, उसके कारण इस एम मास के पास एक्सेलरेशन आएगा इधर की तरफ, तो एन साइन थीटा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एन साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करो कि हमको ए फाइंड करना है ना, तो इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो एन से एन कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा, बराबर एम से एम कैंसिल, ए बाई कितना हो जाएगा, जी। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास कितना, जी tan थीटा, कितना आ जाएगा, जी tan थीटा। मतलब एक जो ब्लॉक ए है उसके पास एक्सेलरेशन होना चाहिए कितना, जी tan थीटा। क्लियर हुआ ना। चलो ये सवाल था, हम इसको जो है हम कैसे सवाल किए सॉल्व, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। हम तो अब स्यूडो फोर्स सीख रहे हैं, स्यूडो फोर्स को लगाना सीख रहे हैं, तो हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी सॉल्व करना चाहते हैं। तो करते हैं दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व, आराम से समझना। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता क्या है कि तुमको एक ऑब्जर्वर को खुद बैठाना पड़ेगा, कहाँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब उसके पास खुद एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा
अच्छा बैठा देते हैं, क्या दिक्कत है, ध्यान समझो, ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा क्या है, ब्लॉक है। अब ध्यान से देखो कि इस पे नॉर्मल डिरेक्शन लगेगा, ऐसे नॉर्मल डिरेक्शन ऐसे अप्लाई करेगा ये, ऐसे, ठीक है। अच्छा, और इस पे ग्रेविटी का फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा, ऐसे mg, mg स्मॉल mg, इस mg इस पे लगेगा mg का फोर्स नीचे। अच्छा, ध्यान से देखो कि इसके पास एक्सेलरेशन कितना है, a, एक्सेलरेशन a है ब्लॉक a के पास, और यहाँ पर ऑब्जर्वर हम बैठा दिए। अब ब्लॉक a जो है इधर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, तो ये ऑब्जर्वर भी जो है a एक्सेलरेशन से इधर की तरफ जाएगा s। तो इस m मास पे हम क्या करना पड़ेगा कि हमको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, किधर, एक्सेलरेशन इधर है तो स्यूडो फोर्स लगेगा इस m मास पे, इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट, एक्सेलरेशन आगे है तो इधर रहेगा फोर्स, ऐसे, ठीक है, स्यूडो फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है, ऐसे स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स का वैल्यू होगा कितना, मास ब्लॉक का इंटू एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, ठीक है। अच्छा, ए एंगल कितना होगा, थीटा होगा, इसका एन कॉस थीटा ऊपर कॉम्पोनेंट आएगा और इधर आएगा एन साइन थीटा। अब बताओ कि ये ब्लॉक जो है वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक एम है जो नीचे नहीं जा सकता है ना ऊपर जा सकता है, मैंने वहीं के वहीं इक्विलिब्रियम में है। कहाँ है वो, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में मतलब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, एन कॉस थीटा बराबर एम जी। उसी तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन साइन थीटा बराबर क्या होना चाहिए, एम ए, तो एन साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम ए। इक्वेशन सेकेंड, डिवाइड करो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट को, सेकेंड और फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एन से एन कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर ए बाई जी, कितना हो जाएगा, ए बाई जी। तो ए बराबर कितना हो गया, जी टैन थीटा। पिछला वाला में भी यही आया था, इससे भी यही आया। तो हम किसी भी तरीके से जो है इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम दोनों तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करके दिखा दिए, ठीक है। चलो एक और सवाल करते हैं, ठीक है ना, एक और सवाल करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ऐसे रोड है और यहाँ पर एक कार है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी, ठीक है ना, चलते हैं। और यहाँ पर दो ऑब्जर्वर बैठा देते हैं, एक ऑब्जर्वर बाहरी ग्राउंड पे रोड पर और एक ऑब्जर्वर बैठा देते हैं इस पे गाड़ी पर, और गाड़ी का एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए है। अब था क्या, हुआ क्या कि यहाँ पर एक पेंडुलम लटका हुआ था, पेंडुलम ऐसे गाड़ी चलने की वजह से पेंडुलम जो है कुछ यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एम मास का पेंडुलम था, वो कुछ थीटा एंगल आ गया, ठीक है। और थीटा एंगल यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे आ गया, ये किस पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे, ये पेंडुलम जो है इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो सवाल है फाइंड, फाइंड थीटा, थीटा फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी। तो करते हैं सॉल्व, चलो करते हैं पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो यहाँ पर हमारा रोड हो गया, यहाँ पर हमारा कार हो गया, ध्यान से सुनो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर हो गया हमारा कार और ये हो गया हमारा ऐसे बॉल, यहाँ पर हो गया एम मास का है। तो एम मास का है तो सबसे पहले ग्रेविटी का फोर्स लगेगा एम जी, इनर्शियल फ्रेम में तो यहाँ पे ऑब्जर्वर को बैठा देते हैं। अच्छा, इस पर कुछ टेंशन आएगा टी, ठीक है ना। अच्छा, ई थीटा, ये थीटा फाइंड करना है, ए थीटा, तो ई भी कितना थीटा, टी का ही कॉम्पोनेंट आएगा टी कॉस थीटा और टी का ही कॉम्पोनेंट आएगा टी साइन थीटा। और इसके पास एक्सेलरेशन है ए, तो इसके पास भी एक्सेलरेशन आ जाएगा इधर की तरफ ए, ठीक है। अच्छा, तो बताओ कि ऊपर वाला फोर्स बराबर क्या होगा, नीचे वाला फोर्स, टी कॉस थीटा बराबर एम जी। ऊपर का फोर्स है टी कॉस थीटा बराबर नीचे का फोर्स है एम जी, इस एम मास पे, क्वेश्चन फर्स्ट। और इधर के तरफ एक्सेलरेशन जो है प्रोवाइड किया वो किसके कारण हुआ, टी साइन थीटा कारण, टी साइन थीटा कारण इस एम मास के पास एक एक्सेलरेशन आएगा, एक वो होगा टी साइन थीटा बराबर मास
एम इंटू एक्सेलरेशन इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब वही इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड और फर्स्ट को डिवाइड करो, सेकेंड और फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा टेन थीटा बराबर कितना ए बाई जी, कितना ए बाई जी। तो थीटा फाइंड करना था, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ए बाई जी, ठीक है ना, ये थीटा फाइंड करना था, हो गया। ठीक है, कोई बोल रहे कि टेंशन फाइंड करो, टेंशन भी फाइंड कर लेंगे, टेंशन भी फाइंड कर लेंगे। तो बताओ कि टी कॉस थीटा बराबर क्या है हमारा, एम जी है। तो इक्वेशन फर्स्ट से टी कॉस थीटा बराबर क्या है हमारा, एम जी। तो टी कॉस थीटा बराबर अगर एम जी है तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एम जी सेक थीटा हो जाएगा, बराबर एम जी इंटू सेक थीटा को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। तो टी इज इक्वल टू एम इंटू जी अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, टेन थीटा है ए बाई जी तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। अब यहाँ पे टी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और जी दो ठो है तो बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई कितना जी हो जाएगा, जी से जी कैंसिल और टेंशन आ जाएगा स्ट्रिंग के अंदर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। अच्छा हम जो है अब इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करना चाहते हैं, कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करना चाहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हमारा वही कार था, ठीक है, और इसके अंदर ही हम एक ऑब्जर्वर को बैठाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर को यहाँ पे बैठा दिए। अब यहाँ पर हमारा क्या था, पेंडुलम यहाँ पर आ गया था ऐसे, ठीक है, और कितना एंगल पे झुक गया था, थीटा पे। ध्यान से सुनना, एम मास का था, होगा क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हमको पता है कि आगे की तरफ एक्सेलरेशन है ए, तो इस ऑब्जर्वर के पास भी एक्सेलरेशन है ए, तो इस एम मास पर हमको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, किधर, ऑब्जर्वर के अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है ए आगे तो इस पर फोर्स लगेगा एम इंटू ए पीछे, ठीक है। अच्छा एक टेंशन आएगा टी, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा एम जी नीचे की तरफ, टी का ही कॉम्पोनेंट आएगा ई थीटा, टी भी थीटा होगा, टी का ही कॉम्पोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, टी का ही कॉम्पोनेंट आएगा टी साइन थीटा, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अब एम मास क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो टी का कॉस थीटा बराबर नीचे का फोर्स है एम जी, उसी तरह टी का साइन थीटा बराबर इधर का तरफ फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन में। तो भी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो टी से टी कैंसिल, टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा ए बाई जी आ जाएगा, तो हमारा थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स कितना ए बाई जी, ठीक है ये आ जाएगा, ये हो गया हमारा क्या थीटा, क्लियर हुआ। चलो तो ये था हमारा स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। एक और सवाल करते हैं, ठीक है ना, सवाल है ऐसे, यहाँ पर हमारा एक ऐसे वाई एक्सिस है, थोड़ा सीधा बना लेते हैं, यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, और एक वायर है ऐसे, पैराबोलिक वायर है, एक स्मूथ पैराबोलिक वायर है ऐसे, एक स्मूथ पैराबोलिक वायर है, स्मूथ पैराबोलिक वायर, और इस पैराबोलिक वायर का जो इक्वेशन दिया है y बराबर दिया हुआ है k इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक बिड है, बिड 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 है, ठीक है बिड, ठीक है ना, बिड है। अब हुआ क्या कि इस बिड को, इस पैराबोलिक वायर पूरा जो हॉल सिस्टम था उसको इधर की तरफ एक ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ खींच दिए, ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। ए एक्सेलरेशन से जब इधर की तरफ हम इसको खींच दिए ए एक्सेलरेशन से, तो ये बिड जो है वो यहाँ से चलते 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 इसको फंसाया हुआ है बिड,
वो चलते 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 यहाँ पर आ गया कहीं पर, ठीक है, यहाँ पर आ गया पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट पे आकर वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। किस पे आ गया? इक्विलिब्रियम पे। तो सवाल है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी। सवाल है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो सवाल लिखो इसको थोड़ा सा बढ़िया से कि ये बिड इज स्लाइडिंग ओवर ए पैराबोलिक वायर। स्मूथ वायर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, स्मूथ वायर, एंड reaches at P and come at equilibrium, that find the coordinates of P. Oh, find the coordinate of P. हमको P का क्या फाइंड करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है ना, ये सवाल है हमारा। चलो, तो P का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करके बताना है। तो सवाल अच्छा है, फाइंड करना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, यहाँ पे ऐसे पैराबोलिक वायर है, ऐसे। अब बिड यहाँ पर आ गया। चलो यहाँ पे इस बिड पे कौन कौन सा फोर्स है पहले देखते हैं, समझो। सबसे पहले वायर जो है इस पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया हुआ है, ऐसे इस वायर जो है बिड पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया होगा। अच्छा, इस बिड पे एक फोर्स लगा हुआ ग्रेविटी का mg मान लेते हैं, मास m है, मान लिए हैं, दिया हुआ नहीं है। और ध्यान से देखो, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा, एक mg लगा होगा, और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे, ऐसे। ऐसे हम टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है। टेंजेंट जो है यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, तो यहाँ पे थीटा है तो वर्टिकल के साथ भी बनेगा कितना? थीटा ही बनेगा। तो n का ही कंपोनेंट होगा n cos थीटा, और n का ही कंपोनेंट होगा n sin थीटा। अच्छा, और इसके पास एक एक्सेलरेशन है इधर की तरफ a। अगर एक्सेलरेशन a है तो ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन a है तो इस m मास के मोती के पास हमको इस, मान लो कि यहाँ पे ऑब्जर्वर को बैठा दिया यहाँ पे, तो इसके पास भी एक्सेलरेशन है a, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस m मास पे स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इधर है तो इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ m इंटू ए, स्यूडो फोर्स, दिस इज स्यूडो फोर्स। अब ए जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ गया है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स। तो बताओ कि ऊपर का फोर्स है हमारा n cos थीटा बराबर नीचे का फोर्स क्या है हमारा? नीचे का फोर्स है mg, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह लेफ्ट का फोर्स है क्या हमारा? n sin थीटा बराबर राइट का फोर्स क्या है हमारा? m है, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो इन इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? n से n कट जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा बराबर mg ma कितना हो जाएगा? a बाई g हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a बाई g। अब बात है कि tan थीटा कैसे निकालेंगे। तो tan थीटा एक्चुअल में होता क्या है? tan थीटा होता है हमारा स्लोप। क्या होता है? स्लोप। यहाँ पे थीटा जो है ये हमारा क्या है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उसके साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है हमारा क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। तो स्लोप है, स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना? ए बाई जी। अब वाई तो दिया है ना, कितना दिया है वाई? वाई दिया है हमारा के इंटू एक्स स्क्वायर, पुट कर दिए अपॉन डी एक्स, और इक्वेशन दिया हुआ था पैराबोलिक पाथ वायर का। तो के एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा? के इंटू टू एक्स होगा बराबर ए बाई जी। हमको x निकल जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? a बाई टू के जी।
एक्स कोऑर्डिनेट आ गया कितना, a/2 kg। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, अगर हम यहाँ पे आ गया तो वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। कैसे, y बराबर कितना है, k इंटू एक्स स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब a/2 kg का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, k a स्क्वायर बाई 2 × 4 k स्क्वायर g स्क्वायर, k से k कैंसिल, और हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, हमारे पास कितना y कोऑर्डिनेट आ जाएगा a स्क्वायर बाई 4k g स्क्वायर। तो ई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता चल गया पी का, यही तो सवाल था, फाइंड करना था एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमको बताओ। समझ में आया, यही सवाल था ना कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमको बताना है, ये हो गया। तो इस पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो हो गया हमारे पास कितना कितना हो गया, लिख देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास a/2 kg कॉमा a/4k g स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। ठीक है, चलो a स्क्वायर बाई 4k g स्क्वायर है ना। चलो, तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में जो है हम लोग स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ें, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग जो है सी वर्मा का सवाल जो है कर सकते हैं और सीट निपटा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट।